नमस्कार। कहानी गोल्ड में आज सुनिए। देश विदेश में अनेक प्रतिष्ठित संस्थाओं से सम्मानित की गई लेखिका देवी नागरानी जी की लिखी कहानी आजादी की कीमत। जिंदगी जितनी जमीन के ऊपर है उतनी जमीन के नीचे भी है। गीता अभी तक जाग रही थी। रात के 12 बज रहे थे और वह उस रात के सन्नाटे में सुन रही थी सिर्फ अपने दिल की धड़कन। उसकी जिंदगी की वीरानी अब उसे डस रही थी, क्योंकि उसे इसी तरह तन्हाई को हर रात जीना पड़ता था। ज्यों-ज्यों दिन गुजरते जा रहे थे, यह रात की वीरानगी गहरी होती जा रही थी। कोई आशा की किरण कहीं नजर नहीं आ रही थी, जहां से चलकर वह अपने पति राकेश को पाने की राह ढूंढ पाए। रात के सन्नाटे में कहीं दूर से किसी धुन की गूंज उसके कानों में जैसे गर्म शीशा उड़ेल रही थी। जिंदगी की राह में दौड़कर थक जाऊं मैं, पास तुमको पाऊं मैं, पास तुमको पाऊं मैं। इसकी चाहत उसकी चाहत, दिल की ये हालत बनी। राहतों में भी न राहत, दिल की ये हालत बनी। मुस्कुरा के भी न गर मुस्कुरा सकूं तो रोऊं मैं, पास तुमको पाऊं मैं, पास तुमको पाऊं मैं। जिस राह पर वह चल निकला था, वहां अच्छे घर की माँ, बेटी, बहन अपने अंदर के जमीर को मारकर ही पहुंच सकती थी। उस चौखट पर सिर्फ जाने की इजाजत मिलती है, लौट आने की नहीं। यहाँ उजाला पनपता है अंधेरों में, रात की गहराइयों में, और जैसे जैसे रात आगे बढ़ती है, आवाजें खनकने लगती हैं, पैसों की, घुंघरुओं की व मदहोशी की। राकेश भी इन्हीं राहों पर चलते चलते कहीं खो गया है। पर गीता अपने उसूलों की कुर्बानी के लिए बिल्कुल तैयार न थी और न होने की सोच सकती है। चांदी की चमक, रोशनी की दमक उसके जमीर को इतना अंधा नहीं कर पाई है जहां वह खुद अपने उसूलों का सौदा कर सके। कोई न कोई संस्कार अब भी उसमें कूट कूट कर भरा हुआ था, जो वह अपने आप को ऊंचाई पर न पाकर भी इतना नीचे नहीं गिरा सकी। यही उसकी सजा बनता जा रहा है। दिन ब दिन रात का एहसास उसे खोखला कर रहा है, जिसे वह बखूबी महसूस कर सकती है। इस राह की अंधेरी मंजिल को, जो उसके किस्मत के सितारे को डुबाने के लिए काफी है। आज 1 महीने से यह सिलसिला शुरू है, और हर रात जब वह एक नए सूरज के उदय होने की प्रतीक्षा में ऊँघने लगती है, तो लगता है जिंदगी कराह रही है, उम्र झुलस रही है, और वह खुद उस खोखलेपन में जी रही है। राकेश, आज पार्टी में जाना है, याद है ना? किस पार्टी में जाना है गीता? कल ही तो गए थे। वो रोमा ने बहुत बड़ी पार्टी रखी है, सब कपल्स वहां आएंगे। नाच गाना और खाना पीना। प्लीज चलोगे ना? क्या जरूरी है हम हर पार्टी में शामिल हों? ना नहीं कह सकती। ना अच्छा नहीं लगता ना कहना। मेरी बरसों पुरानी दोस्ती है उनसे। प्लीज राकेश, ना मत करो। दोनों साथ ही चल रहे हैं, मैं कहाँ अकेली जा रही हूँ जो तुम आने के लिए राजी नहीं होते। हफ्ते में 1 बार जाने से कुछ नहीं होगा, प्लीज। गीता, यह बात नहीं है। हम मध्यम वर्ग के लोग हैं और इस तरह की रवानी हमारे लिए कुछ ठीक नहीं है। 1 बार 2 बार, पर अब तो आदत सी बनती जा रही है। ये मुझे अच्छा नहीं लगता, तुम्हारी उन सहेलियों के साथ इस तरह घुल मिल जाना, उनके हाथ से हाथ मिलाना और उन बाहों में। राकेश, कहाँ उलझ कर रह जाते हो? अगर जिंदगी में यह थोड़ा बहुत मनोरंजन ना हो तो जिंदगी बेमानी लगने लगेगी। दिन भर ऑफिस के काम के बाद घर का काम ही हमारी दिनचर्या है। किसी रात एक माहौल जीवन को रंगीन बनाने का मौका देता है, वह भी हम यूं ही गवा दें, ये तो ठीक नहीं है ना। चलो, ज्यादा मत सोचो। हाँ कह दो तो मैं रोमा को हाँ कह दूं। और बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए फोन पर सहेली से कह दिया कि वह और राकेश पार्टी में आ रहे हैं। रात सरकती जा रही थी।
रोमा के बड़े फ्लैट के टेरेस पर रंगीनी फैली हुई थी। आसमान में सितारे झिलमिला रहे थे और नीचे फर्श पर रोशनी में लड़खड़ाते पांव थिरक रहे थे। मदहोशी का आलम, आंखों में सुरूर, बाहों की गर्मी नर्म नर्म सांसों में समा रही थी। राकेश रीना को गले लगाए झूम रहा था। गीता अजय की बाहों की शान बनी थिरक रही थी और रोमा किसी और के पति की बाहों की शोभा। इस पार्टी का चलन यही था, सब अपने अपने पार्टनर नित बदल लिया करते थे। अजय रोमा का पति था और वह गीता को एक कली की तरह अपनी बाहों में लिए महफूजी से उसकी महक को लूटता रहा, तब तक जब तक सुबह की पहली किरण फूटकर अपनी कड़ी नजर सब पर न धर पाई। दिन के उजाले ये बर्दाश्त नहीं करते कि यह नंगा नाच आम होता रहे। बस सब अलग अलग होकर अपने अपने घरों की ओर बाय बाय करके रवाना हो गए। 4-5 दिन गुजरे तो रीना के घर पार्टी का न्योता था, मैसेज के रूप में। शाम को काम से लौटते ही इस बात को लेकर गीता और राकेश के बीच गर्मा गर्मी हुई, तकरार हुआ और अंत हुआ लड़ाई पर। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि हम ऐसी पार्टियों में जाएं जहां मुझे तुम्हें किसी और की बाहों में देखना पड़े और मैं किसी और की बाहों में झूलता रहूं। राकेश, फिर वही बात, यह तो पार्टी का नियम है, यह तो हमें पता ही है और हम अपनी मर्जी से इसमें शामिल होते हैं, तो इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? नहीं, मुझे यह बर्दाश्त नहीं होता। अगर चाहो तो तुम जाओ, पर मैं बिल्कुल नहीं जा पाऊंगा। कहो तो मैं अजय को फोन करूं कि वो तुम्हें आकर ले जाए। छटपटा उठी गीता इस करारी चोट पर। उसके तन मन में एक चिंगारी लग गई। यह घात उसके शरीर पर नहीं, पर उसकी आत्मा पर हुआ, जिससे वह तिलमिला गई और बिना किसी सोच विचार के चली गई रोमा और अजय के साथ पार्टी में, जहां रात भर की रौनक के बाद जब दिन की रोशनी उसे वापस घर लाई तो यहाँ की चौखट उसे स्वीकार करने को तैयार न थी। जैसे ही अजय और रोमा ने उसे घर के पास छोड़ने के लिए कार रोकी तो दरवाजे पर लगा बड़ा ताला उसका स्वागत कर रहा था। चाबी न ले जाने के कारण अंदर जाने की नाउम्मीदी उसके लिए दूसरा प्रहार था और फिर वापस उन्हीं के साथ लौट जाना एक अंतिम तमाचा। दिन की रोशनी में सब कुछ थोड़ा ज्यादा साफ नजर आता है। वह सोचती रही, महसूस करती रही और अपने आप से लड़ती रही। हीनता अंदर में पनपने लगी और नारी मात्र होने से उसकी परिभाषा और भी साकार रूप धारण कर रही थी। पति के कहने पर तैश में आकर अपने घर की दहलीज को लांघकर पार्टी में जाना मुनासिब ही नहीं, बहुत गलत। पर राकेश उसे इस तरह सजा देगा, यह उसने सोचा न था। दोपहर को उनकी ऑफिस का दफ्तरी घर की चाबी उसे दे गया और राकेश साहब शाम को घर आएंगे यह कहकर चला गया। गीता तुरंत घर लौटी और बेसब्री से शाम का इंतजार करने लगी। 6 से 7 फिर 8 और पल पल गिनकर जब 12 बजे तो राकेश के आने की आहट ने उसमें जान फूंक दी। पर उसकी दाखिला अपने साथ शराब की मस्ती भी ले आई। गीता का दिल धक से थम गया। सोच ने स्थान ले लिया, ये क्या, राकेश अकेला कहाँ गया होगा जो यूं पीकर लौटा है। पर चुप्पी वक्त की मांग थी शायद, यह समझकर दोनों ही चुपचाप जाकर आरामी हुए। सुबह दोनों निज दिन की तरह उठे, अपना अपना कार्य पूर्ण किया और ऑफिस गए। दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे, पर दिन भर एक दूसरे से नजरें चुराते रहे। बस हाँ हूं में अपना वार्तालाप करते रहे। शाम को साथ घर लौट आए। गीता कुछ सहमी सी रसोई घर संभालने की कोशिश कर रही थी और टेबल लगाकर राकेश को आवाज दी, राकेश चलो खाना खा लो। दोनों ने खाना खाया, पर 9:30 के करीब राकेश फिर तैयार होकर बाहर जाने को था तो गीता ने पूछ लिया, मैं 2-3 घंटों में आता हूं। यह कहकर वह तीर की तरह बाहर निकल गया और वह देखती ही रह गई उस खुले दरवाजे को जहां से उसे अपनी जिंदगी बिखर कर बाहर जाती हुई दिखाई दे रही थी। 12:30 के करीब फिर आने की आहट, वही मस्ती की महक और फिर वही सिलसिला चलता रहा।
आसार नज़रअंदाज करने जैसे नहीं थे, पर और कोई राह भी नहीं थी जो इन लड़खड़ाते कदमों को रोके। गीता अपने आप को गुनहगार मान रही थी। शायद उसी ने गलत नींव पर अपनी खुशियों का महल बनाने की शुरुआत की थी। हाँ, सच ही तो था, वरना राकेश तो सीधा साधा प्यार करने वाला पति था, जो कभी भी अपनी महदूद खुशियां किसी के साथ बांटना ही नहीं चाहता था। वह गीता को बहुत प्यार करता था और अपनी पलकों पर लिए फिरता था, और इसी कारण अपनी ही ऑफिस में उसे नौकरी दिलवाई, ताकि दोनों हम कदम हो, एक साथ रहकर अपनी मंजिल की ओर बढ़ सके। नियति कब कहाँ करवट बदलती है पता नहीं। गीता की पुरानी सहेलियों रोमा व रीना से मुलाकात व इन पार्टियों में शरीक होने के लिए दावतें, उस झूठी शान शौकत की परिभाषा ने उसकी जिंदगी को इस वीराने मोड़ पर ला खड़ा किया है, जहां से वह जिंदगी को वापस लाने की नाकामयाब कोशिश में दिन रात जूझ रही है। जितनी सजा वह अपने आप को मिलती पा रही थी, उससे कहीं ज्यादा सजा राकेश अपने आप को दे रहा था, और इस बात से वह अनजान नहीं थी। अपना सुख चैन गवाकर हर रात घर से बाहर जाना, मैं खाने में बैठकर लगातार पीना, फिर लड़खड़ाते कदमों से घर आना एक रवैया बनता गया। अब गीता को अपनी गलती का एहसास पूरी तरह से एहसास था, और वह मन ही मन शर्मिंदा थी अपनी सूझबूझ पर, जिससे वह राकेश को राजी कर लेती थी उन पार्टियों में जाने के लिए। अब उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं था, सब तमाशाई बन बैठे थे, बस फोन पर पूछ लेते थे हाल, या कभी कभार दावत में आने के लिए बहुत मनाने की करते। पर गीता ने ठान लिया था ना करने के लिए, जो उसे अपने पति के समझाने पर बहुत पहले करना चाहिए था। और इस तरह धीरे धीरे फोन आने कम हो गए और फिर बिल्कुल बंद हो गए। अपने घुटन में जीने लगी थी वह, अपने ही पति के पास होते हुए उससे दूर। औरत होने के फायदे अनेक, पर कुछ मजबूरियां भी हैं साथ साथ। गीता एक स्ट्रांग विल पावर वाली औरत बिखरती हुई जिंदगी को समेटने की राहें खोजती रही, उसके बारे में सोचती रही, पर अभी तक निश्चय नहीं कर पा रही थी कि वह सोचा हुआ कदम ले या ना ले। लेती है तो उल्लंघन होता है मर्यादा का, नहीं लेती है तो लुटती है जिंदगी। किसे बचाए किसे खो जाने दे, इसी कश्मकश में कई दिन काम में और रातें उलझनों में बिताती रही। पर एक रात जब राकेश घर से निकला तो वह पहले से ही साधारण रूप में तैयार थी उसका पीछा करने के लिए। घर से निकल पड़ी। निर्मल, गीता का बहनोई, जो पहले से ही पूरी छानबीन कर चुका था, वह भी साथ हो लिया। राकेश घर से निकला और नियमित रूप से बार में पहुंचा, जहां शोर शराबा, नाच के नाम पर अश्लीलता नग्न नाच रही थी। राकेश पर कुछ शराब का सुरूर छाया हुआ था, पर वह दूसरी मेज पर बैठी गीता और निर्मल को देखे जा रहा था। फिर अपना ग्लास उठाकर उनकी मेज पर जा बैठा और खिलखिलाते हुए ज्यादा पीने लगा। खनकते पैमानों के आसपास मधुर आवाज में सुनाई पड़ रहे थे एक गजल के ये मनमोहक बोल। मुझे जिंदगी में न वो मिला जिस जाम की तलाश थी, मिलता न था नसीब में फिर भी बंधी एक आस थी। समय की हदों के पार ना समझी नाच रही थी, रिश्तों के बंधन अपने मायने खो रहे थे। रात नाच रही थी अपनी मदहोशी में। काफी वक्त के बाद बेहोशी की हालत में लड़खड़ाते राकेश को सहारा देकर घर ले आए गीता और निर्मल, और उसे आराम से लिटा दिया। फिर निर्मल लौटकर चला अपने घर की ओर। यह क्रम 3 दिन चला और राकेश उलझन में सोचता रहा, क्या यह सच है या सपना? क्या गीता सच में उससे इतना प्यार करती है, और क्या उसे अपनी जिंदगी की परवाह है? चौथे दिन राकेश घर से निकला और नियमित रूप से बार में जा बैठा। शराब का ग्लास सामने रखा और नशे में होने का नाटक करता, तिरछी नजर से अपने आसपास तलाश करता रहा उसी अपने की, जो दिल के बहुत ही करीब थी। हाँ, उसकी जिंदगी थी। हाँ, सामने वही तो बैठी थी। निर्मल भी साथ था। राकेश शांत मन कुछ सोचकर एक निर्णय पर पहुंचा। धीरे धीरे उठा और जाकर उनकी टेबल पर बैठा और अचानक गीता का हाथ थाम कर कहने लगा,
गीता घर चलें? और टपकते आंसू उनकी राहों को भीनी भीनी बारिश में भिगो रहे थे। अभी आप सुन रहे थे देवी नागरानी जी की लिखी कहानी आज़ादी की कीमत।